नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हम पिछले वीडियो में हिंदी साहित्य में बात किए थे ब्रज भाषा के विकास पर, जिसमें हम सूरदास के पूर्व के युग में ब्रज भाषा का विकास कैसे हुआ उस पर हमने बात की। उसके बाद हमने बात की कि सूरदास के युग में कैसे विकास हुआ ब्रज भाषा का। आज हम बात करेंगे कि रीतिकाल में ब्रज भाषा का कैसे विकास हुआ और रीतिकाल के पश्चात ब्रज भाषा का विकास कैसे हुआ। इन पर अब हम आगे बात करेंगे। और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने सुझाव भी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आइए हम बात करते हैं इस पर रीतिकाल में ब्रज भाषा पर। रीतिकाल आते आते क्या होता है कि ब्रज भाषा का अपना चरम तो मैंने बता ही दिया था कि सूरदास के युग में जो कृष्ण काव्य लिखा गया उसमें ब्रज भाषा अपने चरम स्तर तक पहुंच चुकी थी। रीतिकाल में क्या होता है कि जो अवधी भाषा थी, अवधी जो थी इसकी गति मध्यम हो गई। अवधी भाषा क्या हुई, अवधी भाषा की जो गति थी वो मध्यम हो गई और जो ब्रज भाषा थी इसका स्तर और ऊंचा हो गया। ये जितना भक्ति काल में इसका जितना ऊंचाई ग्रहण की, ये कहाँ कर रही थी, ये रीति काल में भी और ऊंचाई ग्रहण कर रही थी। और चूंकि यहाँ पर अभी खड़ी बोली का विकास हुआ नहीं है, क्या हुआ है, अवधि मध्यम हो रही है, खड़ी बोली का विकास हुआ नहीं है, तो अभी किस भाषा का महत्व ज्यादा है। ऑब्वियस है कि अभी ब्रज भाषा अपने चरम पर यहाँ भी दिखाई दे रही है। अगला है कि चूंकि ये जो दोनों ये मध्यम हो रही है, ये अभी आई नहीं है, विकसित हुई नहीं है, तो सीधी सी बात है कि ब्रज भाषा एकमात्र विकल्प रह जाता है। एकमात्र विकल्प क्या है, ब्रज भाषा। एकमात्र विकल्प ब्रज भाषा रह जाती है। जो संपूर्ण हिंदी क्या होता है, संपूर्ण हिंदी जगत में, संपूर्ण हिंदी प्रदेश पर आसीन हो जाती है, आसीन हो जाती है। क्या होता है, ये संपूर्ण हिंदी प्रदेश पर आसीन हो जाती है। भिखारी दास एक कवि हुए हैं, भिखारी दास। भिखारी दास ने लिखा है कि ब्रज भाषा हित ब्रजबास ही न जानो, मतलब ब्रज भाषा के लिए सिर्फ ब्रजबास यानी कि जो ब्रज के आसपास का क्षेत्र वही ना अनुमानो, ये संपूर्ण हिंदी प्रदेश की भाषा है। वो क्या उदाहरण है, ब्रज भाषा हेत, ब्रज भाषा हेत ब्रज बास ही न अनुमानो। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ऊपर लिखते हैं। इसको एक बार और डिस्क्राइब कर देते हैं। क्या हो रहा है रीतकाल में, अवधी भाषा मध्यम हो रही है, खड़ी बोली अभी विकसित नहीं हुई है, इसलिए ब्रज भाषा बढ़ रही है। एकमात्र विकल्प ब्रज भाषा ही बचती है। संपूर्ण हिंदी प्रदेश पर ये आसीन हो जाती है उस समय। और भिखारी दास लिखते हैं कि ब्रज भाषा हेत ब्रजबास ही ना अनुमानो, मतलब ब्रज भाषा के लिए केवल ब्रज के क्षेत्र को ही ना अनुमानो, संपूर्ण हिंदी साहित्य में इसका बोलबाला है। जिस प्रकार से आप देखेंगे अवधि में जिस प्रकार से अवधि में क्या थी, लोक मंगल और नैतिकता दिखाई देती है।
लोक मंगल प्लस क्या मिलता है, नैतिकता। उसी तरह ब्रजभाषा में क्या दिखाई देता है, ब्रजभाषा में आपको सौंदर्य व श्रृंगार दिखाई देगा। उसी प्रकार ब्रजभाषा में क्या मिलेगा, सौंदर्य प्लस श्रृंगार, सौंदर्य प्लस श्रृंगार। इन दोनों के लिए सबसे बेस्ट भाषा कौन रही, ब्रजभाषा। ठीक है। भक्ति काल में एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि जो कवि थे वो मूलतः भक्त थे। उनका कवि रूप जो था वो गॉड है। मतलब कवि रूप उनका मूल चीज नहीं है, उनका मूल चीज क्या है, वो भक्त थे। चाहे कबीर को ले लो, चाहे तुलसी हो, चाहे सूरदास। कबीर तो चूंकि बिना पढ़े लिखे थे, ये तो कविता कर ही नहीं रहे थे, ये तो भक्ति कर रहे थे। तुलसी भी लिख रहे हैं, कवि ना हूं न चतुर कहावूं। ये कबीर क्या लिख रहे हैं, मसी कागज छुओ नहीं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तुलसी क्या लिख रहे हैं, कभी ना हूं न चतुर कहावूं, कभी ना हूं न चतुर कहावूं, और सूरदास जन्मांध थे, ये भी कृष्ण की भक्ति ही कर रहे थे। तो यहाँ पे जो भक्ति काल में जो रचनाएं मिलती हैं वो मूलतः भक्त कवियों की हैं। कवि उनका गौड़ रूप है, कविता उनका गौड़ रूप है। उनका मुख्य काम क्या है कि वो भक्त हैं, इसीलिए ये काव्य शिल्प के साथ सजग नहीं है, काव्य शिल्प के साथ सजग नहीं है। जबकि रीति काल में क्या होता है, रीति काल में क्या होता है, रीति काल में ये मूलतः कवि हैं। अतः क्या हो गया, कविता अधिक महत्वपूर्ण हो गई, भक्ति गौड़ हो गई। कविता अधिक प्रमुख हो गई और भक्ति गौड़ हो गई रीति काल में। इसके ऊपर लिखती हूं, क्या हुआ कि भक्ति काल में जो कवि थे वो कवि बाद में थे, पहले क्या थे, भक्त थे। और भक्त होने के नाते उनके लिए कविता कम महत्वपूर्ण थी, ईश्वर की भक्ति अधिक महत्वपूर्ण थी। इसलिए वो शिल्प के साथ उतना न्याय नहीं, उतना सजग नहीं थे। वो कुछ भी लिख रहे थे, भाव विभोर होकर लिख रहे थे। लेकिन रीति काल के जो कवि थे उनके लिए कविता महत्वपूर्ण थी, भक्ति तो उनके लिए सेकेंडरी थी। जैसे कि रीति काल में जो ब्रज भाषा है इसमें कलात्मकता का स्तर अच्छा दिखाई देता है, इसमें कलात्मकता बहुत दिखाई देती है। भिखारी दास लिखते हैं, भिखारी दास का कोटेशन है कि आगे के सुकवि रीजे हैं तो कविताई, आगे के सुकवि रीजे
रीझी हैं तो कविताई, न तो आगे के कवि रीझ हैं तो कविताई, न तो राधा कन्हई को सुमरन तो बहानो है। राधा कन्हई को सुमिरन तो बहानो है। मतलब क्या हुआ कि पहले के कवि रीझ हैं तो पहले कविता लिखेंगे। राधा कृष्ण के भक्ति पर भी जो कविता है उसमें कविता महत्वपूर्ण है, भक्ति गौड़ है। यानी कि राधा कन्हई का सुमरन तो बहानो है, लिख तो वे कविता ही रहे हैं सही से। तो ये कोटेशन याद कर लीजिएगा। ब्रज भाषा के दो रूप दिखाई देते हैं। ब्रज भाषा के दो रूप दिखाई देते हैं। एक तो मिलता है रीतिबद्ध और दूसरा रीति मुक्त। एक तो रीतिबद्ध, एक रीति मुक्त। रीतिबद्ध में क्या है? अलंकारिकता है, चमत्कार है, सजगता है आदि। यहाँ क्या है? यहाँ संवेदना महत्वपूर्ण है, संवेदना की गहराई। यहाँ का उदाहरण आप लिखिए, बिहारी सतसई। और सॉरी, यहाँ घनानंद। जॉर्ज ग्रियर्सन ने बिहारी सतसई के बारे में कहा है कि पूरे यूरोप में कोई भी कविता बिहारी सतसई का मुकाबला नहीं कर सकती। ऊपर लिख देती हूँ। डॉक्टर ग्रियर्सन इन्होंने कहा है कि कोई पूरे यूरोप में कोई भी कविता बिहारी सतसई का मुकाबला नहीं कर सकती। डॉक्टर गियर्सन ने कहा है कि पूरे यूरोप में कोई भी कविता बिहारी सतसई का मुकाबला नहीं कर सकती। आपको कुछ उदाहरण बताती हूँ। घनानंद के लिए, ये तो बिहारी सतसई के लिए हो गया। घनानंद जो दूसरी तरफ रीति मुक्त में था, इनके लिए शुक्ल जी ने कहा है, शुक्ल जी ने कहा इनकी सी विशुद्ध सरस शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने में
कोई और कवि समर्थ नहीं हुआ। इनकी सी विशुद्ध सरस शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में कोई और कवि समर्थ नहीं हुआ। ये घनानंद के लिए शुक्ल जी ने कहा है। शुक्ल जी के उदाहरण के बाद इनका एक उदाहरण लिख लीजिए कि कैसे इनकी भाषा सरल है। तो ये लिखते हैं कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानक बाक नहीं। इसका मतलब होता है कि बीच में कुछ लाइन छूटी है। तुम कौन धो पाटी पढ़े हो लला, पढ़े हो लला, जहाँ तुम कौन दो पाठी पढ़े हो लला, मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानक बाक नहीं। सीधा बहुत सरल मार्ग है। स्नेह मतलब प्रेम का, प्रेम का मार्ग बहुत सरल है, जहाँ नेकु, नेकु मतलब थोड़ा भी, चूंकि ब्रज भाषा है, नेकु मतलब थोड़ा भी, सयानक बाक नहीं मतलब सयानापन नहीं है, बाक मतलब टेढ़ापन नहीं है, जहाँ जरा भी टेढ़ापन नहीं है, सीधा स्नेह का मार्ग, बहुत प्रेम का मार्ग बहुत सीधा है। तुम कौन दो पाठी पढ़े हो लला, तुम कौन सी पाठी पढ़े हो लला, मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। मन लेहु, मन मतलब दो अर्थ में, एक तो मन भर, एक वजन का नाप होता है कि मन भर के ले लोगे, और देहु छटाक नहीं मतलब छटाक माने थोड़ा सा भी, छटाक भी एक नाप तौल का ही वजन की ले लोगे मन भर के, एक मन, और दोगे छटाक भी नहीं, जरा सा भी नहीं। और दूसरा मन का मतलब हृदय से, तो मेरा तो पूरा हृदय ले गए और अपनी तरफ से जरा भी नहीं दोगे। ये घनानंद का है कृष्ण भक्ति में। तो ये आपका ब्रज भाषा में रीतकाल में ब्रज भाषा का विकास है हुआ। जो रीतिकाल के बाद जो विकास हुआ वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि हम बहुत बड़े वीडियो नहीं बना सकते, छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं ताकि आपको आसानी से देखने में बहुत आसानी रहे और आपका मन भी लगे। अगर आप एक साथ देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में पूरा एक साथ दिया हुआ है, आप क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद एक देख सकते हैं। तो अभी इतना ही, अगले वीडियो में हम बताएंगे रीतिकाल के पश्चात ब्रजभाषा का विकास और ब्रजभाषा की क्या शक्तियां रहीं, क्या सीमाएं रहीं, उन पर बात करेंगे। तो अभी धन्यवाद।